हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिनों से बार बार न्यूज में आता है और इस टॉपिक का नाम है बैड बैंक। समझेंगे ये बैड बैंक हैं क्या, कैसे काम करते हैं और वास्तव में इस बैड बैंक का मतलब क्या है। तो देरी ना करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और आया तो ये है क्या। ये हमारे लिए काफ़ी जरूरी होगा जानना इस टॉपिक के अंदर। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बैड बैंक। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बैड बैंक है क्या। बैड बैंक की अवधारणा। बैड बैंक की अवधारणा को बैंकों की वाणिज्यिक अचल संपत्ति पोर्टफोलियो, कमर्शियल रियल इस्टेट पोर्टफोलियो की समस्या का निदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1988 में मेलोन बैंक के पिट्सबर्ग मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि सबसे पहले बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां पर आया, तो वो आया मेलोन बैंक है पिट्सबर्ग के अंदर, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था बैड बैंक का। अब क्वेश्चन उठता है, चलो ठीक है लाया गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें तो मतलब समझना है। तो बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा। अब मैं इसको आपको 1 मिनट में समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। सो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो एक बैंक है एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा दिया लोगों को, और मान लेते हैं हम ये कोई 5,000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ मान लेते हैं, ये इसने लोन के रूप में उधार दिया। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति इस 500 करोड़ को चुका नहीं पा रहा है, या फिर इसने कहा कि मेरे पास नहीं है, मैं चुका नहीं पाऊंगा। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसा एसेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तो एसबीआई को 500 करोड़ का लॉस होगा। तो यहां पर क्या हुआ, सरकार एक नया बैंक बना देती है जिसको बोलते हैं बैड बैंक। अब ये बैड बैंक क्या करेगा, ये समझिए। ये बैड बैंक करेगा कि एसबीआई को बोलेगा कि आपने जो पैसा दिया है इस पर्सन को, हम उसके बदले आपको कुछ अमाउंट, मान लो 300 करोड़ दे देते हैं, और बाकी जिससे इतना जो चुकाया जाएगा वो हम ले लेंगे। यानी कि 300 करोड़ एसबीआई को उन्होंने दे दिए, और ये जो व्यक्ति था इसकी जिम्मेदारी अपने खुद सर ले ली, और ये कहा कि अब हम इससे ये पैसा वसूल लेंगे, जैसे भी हमें वसूलना होगा हम वसूल लेंगे। तो ये था बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, इसी को कहा गया बैड बैंक। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और पढ़ देता हूं क्या है। बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा। तो ये कर्ज में फंसी हुई राशि को खुद खरीद लेता है कुछ पैसे देकर, और फिर उससे वसूली करने का काम ये बैंक करता है, जिसी को बैड बैंक कहा गया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जब किसी बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, यानी कि जब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट परिसंपत्तियां सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है। यानी कि फिर जब किसी बैंक की बहुत सारी एनपीए बढ़ जाती है तो फिर राज्य एक बैंक बनाता है जिसको बोलते हैं बैड बैंक। और ये बैड बैंक क्या करता है, तो ये बैड बैंक जो घाटे में चल रही बैंक है जिसने कर्जा दे रखा है उसकी परिसंपत्तियों को खरीद लेता है, और खरीदने के बाद फिर उस व्यक्ति से खुद वसूली करने का काम ये करता है। तो इसी को कहा गया बैड बैंक। अब जरा भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत में बैड बैंक की संकल्पना समझने की कोशिश कीजिए। भारत में क्या है इसकी संकल्पना, देखो। सर्वप्रथम बैड बैंक की चर्चा वर्ष 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम बैड बैंक के बारे में अगर कहीं बताया गया तो 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इसकी चर्चा की गई थी, और यह कहा गया था कि भारत में भी लगातार एनपीए का संकट बढ़ता जा रहा है। भारत में भी एनपीए की समस्या लगातार बढ़ रही है। तो इस एनपीए की समस्या के समाधान के लिए भारत में भी बैड बैंक बनाए जाने चाहिए। और हाल में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष और साथ ही आरबीआई ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अब बैड बैंक बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो एनपीए का संकट है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का संकट है, उससे निपटा जा सके। इसलिए यह जरूरी है कि अब बैड बैंक बनाए जाए। आगे होगा, आगे देखते हैं। विदित है कि बैड बैंक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों यानी कि असेट रिकंस्ट्रक्शन
कंपनी एआरसी की तरह काम करेगा। बेड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदेगा और उससे ग्राहकों से उसको वसूल करने का काम करेगा। ध्यातव्य है कि बेड बैंक का नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में सफल रहा है। यानी कि इन देशों ने पहले भी इस तरह की संकल्पना को स्थापित किया था जिसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छी इन्हें सफलता मिली। इस वजह से भारत भी सोच रहा है कि बेड बैंक को बनाया जाए जिससे कि एनपीए के संकट से मुक्ति पाई जा सके, एनपीए के संकट को कम किया जा सके। आगे, दरअसल बैंकों, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां तेजी से बढ़ी हैं। यानी कि जो सरकारी बैंक हैं उनकी एनपीए तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल गैर प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। बैंकों के कुल ऋण का करीब 9.7% गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में तब्दील हो चुका है और करीब 80% गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में है। कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है और इस एनपीए के संकट के कारण बैंकों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में भारत सरकार चाहती है कि इस बेड बैंक को बनाया जाए जिससे कि इस एनपीए के संकट से निपटा जा सके, इस एनपीए के संकट को कम किया जा सके। इस वजह से भारत सरकार इस प्रकार के बैंक के निर्माण पर विचार कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, बेड बैंक के आने से दूसरे बैंकों से डूबते कर्ज को वसूलने का दबाव हट जाएगा। दूसरे बैंक नए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बैंकों को अपने डूबते कर्ज बेड बैंक को बेचने की सुविधा मिलेगी। डिफॉल्टर कंपनियों की संपत्ति बेचने के काम में तेजी आएगी। बैंक अधिकारी परिसंपत्तियों की जब्ती की जगह बैंकिंग गतिविधियों पर सुचारू ढंग से चला पाएंगे जिससे कि बैंकों का संकट कम हो और ये बैंक बिना दबाव के काम कर सकें। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर बेड बैंक की संकल्पना को लागू कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, बैंकों के ऊपर दबाव कम होगा, कर्मचारियों के ऊपर दबाव कम होगा और बैंक अपनी गतिविधियों को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इसी वजह से सरकार और आरबीआई चाहता है कि इस बेड बैंक को स्थापित किया जाए, बेड बैंक की संकल्पना को लागू किया जाए जिससे कि क्या किया जा सके, जिससे कि एनपीए के संकट से इन बैंकों को उबारा जा सके और ताकि बैंक अपना ध्यान पूंजी निर्माण पर अधिक से अधिक लगा सके और ये जो एनपीए है ये बेड बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाए। तो ये था हमारा टॉपिक बेड बैंक का, जिसको काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। इसी तरह कोई नए मुद्दे के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऐसी ही वीडियो आप देखते रहें और आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।